नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत की बात करने वाले हैं। उन्हें अक्सर किसानों का मसीहा कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह, भारत के 5वें प्रधानमंत्री। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिनका जिक्र आते ही जमीन और किसान की बात अपने आप आ जाती है। हमारे पास आज उनके जीवन और क्या कहते हैं उनके विचारों पर आधारित कुछ लेख और जीवनियां हैं। इनसे उनकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम चौधरी चरण सिंह के जीवन के अहम पड़ावों को देखेंगे। मतलब उनका शुरुआती जीवन, उनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ, किसानों के लिए उनका जो जुनून था। हाँ, और फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका क्या रोल रहा, राष्ट्रीय राजनीति में कैसे आए, और हाँ, वो छोटा सा प्रधानमंत्री कार्यकाल भी। और अंत में उनकी विरासत, जिसे हाल ही में भारत रत्न सम्मान भी मिला है, इस पर भी बात जरूर करेंगे। सही कहा। दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि प्रधानमंत्री वो भले कुछ ही दिन रहे, 24 दिन शायद, लेकिन उनका असर वो बहुत गहरा है। बिल्कुल। और एक बात जो बार बार आती है वो है उनका अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, अडिग रहना। बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी उनके जन्म से। हाँ, 23 दिसंबर 1902 जन्म हुआ नूरपुर गांव में, जो उस समय मेरठ जिले में था, है ना? जी। और परिवार जाटों के तेवतिया वंश से था। एक दिलचस्प ऐतिहासिक बात भी है। क्या? उनके पूर्वजों का संबंध बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह से रहा है। वही नाहर सिंह जो 1857 के संग्राम में शहीद हुए थे। अच्छा। हाँ, और अंग्रेजों के दमन से बचने के लिए उनके परिवार को फिर बुलंदशहर जाना पड़ा था। तो शायद वो संघर्ष की भावना वहीं से आई हो सकता है। और उनकी पढ़ाई का सफर भी आसान नहीं था। सुना है स्कूल जाने के लिए घोड़े से जाना पड़ता था। हाँ, शुरुआती पढ़ाई जानी खुर्द में, फिर सिवाल गांव तक रोज घोड़े पर। लेकिन पढ़ाई को उन्होंने गंभीरता से लिया। वो तो दिखता है। मेरठ से मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फिर आगरा कॉलेज से बीएससी, फिर इतिहास में एमए, और फिर कानून की डिग्री भी ली 1927 में मेरठ कॉलेज से। तो मतलब एक अच्छी खासी शैक्षिक पृष्ठभूमि थी उनकी। और इसी दौरान वो गांधी जी से भी प्रभावित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। हाँ, युवावस्था में ही। 1930 का जो नमक सत्याग्रह था उसमें हिस्सा लिया और 6 महीने जेल में भी रहे। ये पहली बार था। पहली जेल यात्रा। जी। उसके बाद तो कई बार गए। 1940 में, फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो गाजियाबाद, आर्य समाज और मेरठ कांग्रेस में भी सक्रिय हो गए थे। तो यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी, कह सकते हैं। बिल्कुल। ये शुरुआती साल बहुत महत्वपूर्ण थे उनके विचारों को आकार देने में। अच्छा, तो फिर औपचारिक राजनीति में, मतलब विधानसभा वगैरह में, उनका प्रवेश कैसे हुआ? वो हुआ 1937 में। तब उनकी उम्र महज 34 साल थी। छपरौली से चुने गए, जो अब बागपत में है। और छपरौली से तो उनका जुड़ाव बहुत लंबा रहा। बहुत लंबा। 1936 से लेकर 1974 तक वो लगभग लगातार वहीं से विधायक रहे। ये दिखाता है कि उनकी जड़ें कितनी मजबूत थीं अपनी जमीन पर। और शुरू से ही उनका फोकस किसानों पर था। एकदम शुरू से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की मुश्किलें, जमींदारों का शोषण, इन मुद्दों पर वो बहुत मुखर थे। और ये उनके शुरुआती विधायी कामों में भी दिखता है, जैसे वो मंडी विधेयक। हाँ, बिल्कुल। 1938-39 में वो कृषि उपज मंडी विधेयक लाई थे विधानसभा में। मकसद साफ था, किसानों को व्यापारियों की मनमानी से बचाना। हालांकि यूपी में लागू होने में काफी समय लगा इसे। हाँ, लागू तो 1964 में हुआ, लेकिन उनकी सोच तो तभी से थी। इसी तरह 1939 में वो ऋण विमोचन विधेयक लाए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे जो कर्ज में डूबे किसान थे, उनकी जमीनें नीलाम होने से बच गईं। एक बड़ी राहत थी ये। और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उनका कद बढ़ रहा था। जी हाँ, धीरे धीरे वो गोविंद बल्लभ पंत जैसे बड़े नेताओं के करीब आए। 1946 में संसदीय सचिव भी बने। तो मंत्री बनने के बाद उन्हें अपनी सोच को अमल में लाने का ज्यादा मौका मिला होगा, खासकर भूमि सुधारों पर। सही कहा। यहीं से वो चौधरी चरण सिंह सामने आए, जिन्हें हम आज याद करते हैं। 1951 में सूचना मंत्री, फिर 52 में कृषि और राजस्व मंत्री। और फिर आया वो ऐतिहासिक कदम, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1952। हाँ, उसका मसौदा तैयार करने और उसे लागू कराने में उनकी भूमिका सबसे अहम थी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। लाखों काश्तकारों को जमीन का मालिक बनाना आसान नहीं रहा होगा। आसान तो बिल्कुल नहीं था। जमींदार लॉबी का जबरदस्त विरोध था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और इसका असर हुआ। उस समय के एक बड़े कृषि विशेषज्ञ थे वुल्फ लिजेंस्की। उन्होंने यूपी के भूमि सुधारों की बहुत तारीफ की थी। कहा जाता है कि भारत में सबसे सफल भूमि सुधारों में से एक था ये। जी हाँ,
ये सिर्फ कानून नहीं था, ये सामाजिक और आर्थिक बदलाव की एक बड़ी कोशिश थी। इसी तरह का एक और किस्सा उनकी दृढ़ता का है, वो पटवारियों की हड़ताल वाला। हाँ, 1953 का। वो उनकी प्रशासनिक क्षमता दिखाता है। करीब 28,000 पटवारी हड़ताल पर चले गए। 28,000? उन्होंने पहले समझाया, चेतावनी दी, नहीं माने तो रातों रात सबके इस्तीफे मंजूर। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। पूरा रेवेन्यू सिस्टम ठप हो सकता था। बिल्कुल, बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन वो अड़े रहे। उन्होंने फौरन लेखपाल नाम से नए पद बनाए और भर्तियां शुरू कर दी। और उसका असर ये हुआ कि कहते हैं अगले 13 साल तक यूपी में कोई बड़ी सरकारी हड़ताल नहीं हुई। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है उनका फैसला लेने का दम और उसे लागू करने की हिम्मत। और चकबंदी कानून, वो भी उन्हीं के समय आया। हाँ, चकबंदी अधिनियम 1953 में और भूमि संरक्षण अधिनियम 1954 में। मकसद वही था, बिखरे खेतों को एक जगह लाना, खेती को आसान बनाना, किसान की हालत सुधारना। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए ही उन्होंने पार्टी की नीतियों का विरोध भी शुरू कर दिया था। वो नेहरू जी की सहकारी खेती वाली बात। हाँ, वो 1959 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की बात है। नेहरू जी सहकारी खेती मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसमें किसान मिलकर खेती करते हैं। जी, चौधरी साहब ने इसका खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि भारतीय किसान का अपनी जमीन से एक भावनात्मक रिश्ता है, मालिकाना हक उसकी पहचान है। सहकारी खेती इस भावना के खिलाफ है और इससे उत्पादन घटेगा। नेहरू जैसे कद्दावर नेता के सामने पार्टी लाइन के खिलाफ जाना, ये तो बड़ी हिम्मत की बात थी। बहुत बड़ी बात। और इस मुद्दे पर उन्होंने मंत्री पद से कुछ समय के लिए इस्तीफा भी दे दिया था। अच्छा, ये दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों पर कितना टिके रहते थे। वो सिर्फ नेता नहीं, एक विचारक भी थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखीं, जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती का एक्सरे, भारत की गरीबी और उसका समाधान। ज्यादातर अंग्रेजी में लिखी। हाँ, ताकि उनकी बात पॉलिसी मेकर्स और जो शहरी बुद्धिजीवी वर्ग है उन तक पहुंचे। फिर वो समय आया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ ही दी और यूपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। हाँ, 1967 तक आते आते उनके मतभेद कांग्रेस से काफी बढ़ गए थे। उन्हें लग रहा था पार्टी किसानों की अनदेखी कर रही है। तो 1 अप्रैल 1967 को कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, पहले जन कांग्रेस, फिर भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी। और उसी साल मुख्यमंत्री बन गए। जी, चुनाव के बाद किसी को बहुमत नहीं मिला तो उन्होंने कई गैर कांग्रेसी दलों को साथ लिया, संयुक्त विधायक दल एसवीडी बनाया और 3 अप्रैल 1967 को शपथ ली। यूपी के पहले गैर कांग्रेसी सीएम। लेकिन ये सरकार टिक नहीं पाई ज्यादा। हाँ, गठबंधन की अपनी दिक्कतें होती हैं। एसवीडी में जो सोशलिस्ट पार्टी थी एसएसपी, वो भू राजस्व माफी की मांग कर रही थी। पीएसपी अपने समर्थक कर्मचारियों की रिहाई चाह रही थी। खींचतान बढ़ी और फरवरी 1968 में चौधरी साहब ने इस्तीफा दे दिया। पर वो फिर मुख्यमंत्री बने, इस बार कांग्रेस आर के समर्थन से। हाँ, फरवरी 1970 में। ये भी एक अजीब समीकरण था। इंदिरा गांधी की कांग्रेस का समर्थन, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं चला। क्यों? अक्टूबर 1970 में क्या हुआ कि राज्यसभा में प्रिवी पर्स खत्म करने का बिल आया। बीजेडी के सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट कर दिया। बस इंदिरा जी नाराज हो गईं और समर्थन वापस। सरकार गिल गई। तो ये 2 छोटे-छोटे कार्यकाल रहे मुख्यमंत्री के तौर पे, कुछ खास काम हुए इनमें? हाँ, कम समय में भी उन्होंने कुछ अहम चीजें की, जैसे छात्र संघों को स्वैच्छिक बना दिया। इससे कॉलेजों में हड़तालें कम हुई, पढ़ाई का माहौल सुधरा। और कानून व्यवस्था के लिए गुंडा नियंत्रण अधिनियम लाए। और एक बात नोट करने वाली है कि जब आसपास के राज्यों में दंगे हो रहे थे, तब उनके दोनों कार्यकालों में यूपी शांत रहा और कोई बड़ी हड़ताल भी नहीं हुई उनके सीएम रहते। तो यूपी के बाद अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। उनका कद बढ़ रहा था, जाहिर है। बिल्कुल, देश में माहौल भी बदल रहा था। 1974 में उन्होंने कई और दलों को मिलाकर भारतीय लोक दल बीएलडी बनाया। ये कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय मंच बनाने की कोशिश थी। और फिर आया आपातकाल। हाँ, 1975, और चौधरी साहब भी जेल में। अब बाकी विपक्षी नेताओं की तरह। जी, जेल से छूटने के बाद वो जनता पार्टी बनाने वाले प्रमुख लोगों में से थे। जेपी तो थे ही, लेकिन सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने के विचार को चौधरी साहब ने बहुत बल दिया था। और 1977 में जनता पार्टी जीती। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री। हाँ, फिर बाद में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी बने। गृह मंत्री रहते हुए उनका एक बड़ा फैसला था 9 राज्यों की कांग्रेस सरकारों को भंग करने की सिफारिश। इसका आधार क्या था?
तर्क ये था कि लोकसभा में कांग्रेस हार गई है तो इन राज्य सरकारों ने जनता का विश्वास खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बाद में सही माना। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का मामला भी तो इसी दौरान हुआ था। जी हाँ, अक्टूबर 1977। वो भी काफी विवादास्पद रहा। आरोप थे पद के दुरुपयोग के, पर मजिस्ट्रेट ने सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया। इस घटना ने जनता पार्टी के अंदर की दरारें और बढ़ा दी। लेकिन सरकार में रहते हुए भी उनका गांव और किसान पर फोकस कम नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास और कृषि का बजट बढ़ावा कर करीब 33% करवाया, और जब वित्त मंत्री बने तब तो उन्होंने जो बजट पेश किया उसे किसान बजट ही कहा गया। उसमें क्या खास था? बड़े उद्योगों पर टैक्स बढ़ाया और कुटीर, लघु और कृषि आधारित उद्योगों को रियायतें दी। तो ये एक तरह से उनकी पुरानी सोच का ही एक्शन था। लेकिन क्या इसका कोई राजनीतिक रिएक्शन हुआ जनता पार्टी के अंदर? बिल्कुल हुआ। जो इंडस्ट्रियल लॉबी थी, व्यापारी वर्ग था, वो नाराज हुआ, और ये जनता पार्टी के अंदर जो पहले से खींचतान चल रही थी, खासकर मुरारजी देसाई और चरण सिंह के बीच, उसको इसने और हवा दी। यहीं से पार्टी टूटने की तरफ बढ़ने लगी। और फिर वो प्रधानमंत्री बने? हाँ, बहुत कम समय के लिए सही, पर बने। हाँ, जनता पार्टी में वो दोहरी सदस्यता वाला मुद्दा उठा, मतलब जनसंघ वाले नेताओं का आरएसएस से जुड़ाव। चरण सिंह ने इस मुद्दे को खूब उठाया, पार्टी टूट गई, मुरारजी देसाई को जाना पड़ा। और चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई के बाहरी समर्थन से। जी, 28 जुलाई 1979 को। लेकिन ये समर्थन, जैसा कि अंदेशा था, टिका नहीं। कितने दिन? सिर्फ 24 दिन। 20 अगस्त 1979 को विश्वास मत का सामना करने से ठीक पहले कांग्रेस आई ने समर्थन खींच लिया। वजह? कहा जाता है, और चौधरी साहब ने भी बाद में कहा, कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनके और संजय गांधी के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं। चौधरी साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने इसे ब्लैकमेलिंग कहा और इस्तीफा दे दिया। और राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। हाँ, तो वो ऐसे अकेले प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया। हालांकि जनवरी 1980 के चुनाव तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से उनका एक भाषण जरूर हुआ था, 15 अगस्त को। हाँ, एकमात्र भाषण। उसमें उन्होंने साधनों की पवित्रता पर जोर दिया था। कहा था, महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपके साधन भी उतने ही महान होने चाहिए। ये उनके नैतिक पक्ष को दिखाता है। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी वो राजनीति में तो सक्रिय रहे। हाँ, बिल्कुल। 1980 में इंदिरा गांधी वापस आईं भारी बहुमत से, लेकिन चौधरी साहब की पार्टी लोक दल मुख्य विपक्षी दल बनी। वो खुद बागपत से जीते, किसानों और पिछड़ों की आवाज उठाते रहे। हालांकि बाद में लोक दल में भी टूट फूट हुई। और फिर स्वास्थ्य ने साथ देना कम कर दिया। जी, नवंबर 1985 में उन्हें स्ट्रोक हुआ। इलाज के लिए अमेरिका भी गए, पर सेहत पूरी तरह ठीक नहीं हुई, और 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया। दिल्ली में उनकी समाधि किसान घाट कहलाती है। हाँ, जो उनके पूरे जीवन के काम का प्रतीक है। उनकी विरासत की बात करें तो किसानों का मसीहा ये तो है ही, इसके अलावा और क्या? देखिए, वो सिर्फ एक जमीनी नेता नहीं थे, विचारक थे, लेखक थे। जेल में उन्होंने शिष्टाचार पर किताब लिखी। जाति प्रथा के बहुत मुखर विरोधी थे। उसे वो राजनीतिक गुलामी का कारण मानते थे। और उनका परिवार भी राजनीति में रहा। हाँ, उनकी पत्नी गायत्री देवी जी खुद राजनीति में थीं। बेटे अजीत सिंह जी ने आरएलडी बनाई, मंत्री रहे। अब उनके पोते जयंत चौधरी पार्टी संभाल रहे हैं। उनके काम का मूल्यांकन अलग अलग तरह से होता है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ बड़े और मंझोले किसानों की बात की। हाँ, कुछ मार्क्सवादी विद्वान जैसे टेरेंस बायर्स ने उन्हें धनी और मध्यम किसानों का जैविक बुद्धिजीवी कहा। मतलब उस वर्ग के विचारों को उन्होंने बौद्धिक रूप दिया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ग्रामीण भारत और खेती उनकी सोच और राजनीति के केंद्र में थे। तभी तो उनका जन्मदिन 23 दिसंबर आज भी किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल में जो भारत रत्न मिला फरवरी 2024 में, वो भी इसी विरासत का सम्मान है। निश्चित रूप से ये दशकों बाद उनके योगदान को एक राष्ट्रीय स्वीकृति देता है, और किसानों के लिए तो इसका भावनात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये था चौधरी चरण सिंह का सफर, एक गांव से प्रधानमंत्री तक का। भूमि सुधार, किसानों की आवाज, सिद्धांतों पर अड़िग रहना और एक संक्षिप्त लेकिन यादगार प्रधानमंत्री कार्यकाल। जैसा आपने कहा, वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो भारत के विकास की एक अलग सोच, एक ग्रामीण केंद्रित सोच के प्रतीक थे। हाँ, बिल्कुल। और
यहीं पर एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। चौधरी चरण सिंह ने कुछ हद तक गांधी जी की तरह एक ऐसे आर्थिक मॉडल की बात की जो बड़े उद्योगों से पहले खेती और गांव को प्राथमिकता दे। पहले कृषि का दर्शन कह सकते हैं। अक्सर शहरी इंटेलेक्चुअल इसे पिछड़ा मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन क्या आज के भारत में, जहां आर्थिक असमानता है, कृषि संकट बना हुआ है, क्या ये सोच वाकई अप्रासंगिक हो गई है? या फिर आज इसकी जरूरत शायद और भी ज्यादा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है, खासकर जब देश की इतनी बड़ी आबादी आज भी गांव में रहती है और खेती पर निर्भर है। तो क्या उनका ये दर्शन आज भी मायने रखता है? ये एक बड़ा सवाल है।